हेलो स्टूडेंट्स, हेलो, वेलकम टू डाउट नट पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो गुड आफ्टरनून भाई, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सब? आ जाओ जी, आ जाओ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से बेटा आज के इस बेहतरीन सेशन में। आज अपनी ये क्लास 2 बजे स्टार्ट हो रही है, एक एक्स्ट्रा क्लास जिसमें मैं तुम्हें कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करवाऊंगा, प्रैक्टिस करवाऊंगा। ठीक है, ओके। आ जाइए जी, आ जाइए। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बेटा। तो आज ये 2 बजे वाली क्लास है, ठीक, जिसमें हम कुछ और अच्छी अच्छी चीजें पढ़ेंगे, बढ़िया से आगे से सारी चीजें देखेंगे। क्या हालचाल? मैं एकदम बढ़िया हूं बेटा, एकदम बढ़िया हूं। अच्छा, कल की क्लास पूरी नहीं आई क्या? कल की क्लास अभी तक पूरी नहीं आई है यार? हो सकता है कुछ ऐप में इश्यू आया हो, आ जाएगा, वो आ जाएगा। ऐसा बहुत सी बार हुआ है, 1-2 बार हुआ है, ऐसा पहले भी हुआ है। हाँ जी, हाँ, कमेंट आ रहा है बेटा, बिल्कुल आ रहा है। आ गई थी पूरी, ओके। एक बैच में आ गई, दूसरे बैच में नहीं आएगी, ओके। अच्छा, बैच 2 में पूरी नहीं आई है। गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन में। आज हम यहां पर बात करेंगे इस चैप्टर के लेक्चर नंबर 3 के बारे में। बढ़िया से अच्छे से सारी बातें समझाऊंगा। अगर कोई बातें आपको समझ में नहीं आई है, आप अच्छे से पूछना, मैं आपको अच्छे से क्लियर करवाऊंगा, ओके। अब यहां पर नहीं सर, 2 हावर से ज्यादा नहीं आती। अच्छा, कल जो पढ़ाया था एक बार रिवाइज कर लेंगे, बिल्कुल शानिब, ओके। आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम बात करेंगे शून्य कोटि की अभिक्रिया पर आधारित प्रश्नों के बारे में और फिर प्रथम कोटि की अभिक्रिया। वैसे मैं आज आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है, 2 बजे वाली इस क्लास में। बेटा मैं रेगुलर क्लास में आपको उतना टाइम नहीं दे पा रहा था, तो आज मुझे मौका मिला तो मैंने 2 बजे क्लास रख ली, क्योंकि आने वाले जो 29-30 को बेटा मैं एब्सेंट रहूंगा, इस वजह से, ओके, ताकि आपका वो दिन खराब न जाए। हाँ जी, फिजिक्स की स्लाइड और होमवर्क नहीं आया। गोस्वामी नरेंद्र भाई, अगर फिजिक्स की स्लाइड नहीं आई है तो बेटा आप सर को बोल दो, वो डलवा देंगे, ठीक है। वैसे आ जाती है, परेशान ना होया करें। हमें भी टेंशन रहती है कि क्योंकि आपके बार बार मैसेज आते हैं, हम दूसरे बंदे को बोलते हैं, उसको ही पता है कि डेली का काम उसको डेली करना है, वही करेगा। हाँ जी, हेलो सिया जी, हेलो, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो शाम को भी होगी, अभी तो है ही सही। अब मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं हमने पिछले लेक्चर्स के दौरान क्या पढ़ा। सारी बातें बड़े इत्मीनान से सुनना, बढ़िया से समझना, सारी बातें समझ आएगी बेटा, ओके। सब बातों को अच्छे से सुनना, क्लियर करना। कमेंट आ रहा है भाई, आप सभी का कमेंट आ रहा है। शाम को भी रहेगी बेटा क्लास। अब यहां पे सारी बातों को एक तरफ रखते हुए अब हम थोड़ा पढ़ाई पर आते हैं। पिछले लेक्चर के दौरान हमने क्या बातें करी, एक बार अपने नोट्स वापस से जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़े थे उसको एक बार रिवाइज करना साथ के साथ। सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया था पदों के आधार पर अभिक्रिया। पदों के आधार पर अभिक्रिया 2 प्रकार की होती है। एक होती है प्राथमिक अभिक्रियाएं, जो एक ही पद में खत्म हो जाती है। एक होती है जटिल अभिक्रियाएं, जो एक से ज्यादा पद में संपन्न होती है, ओके। तो प्राथमिक अभिक्रियाएं और जटिल अभिक्रियाएं, ये वाला पार्ट आपको समझ में आना चाहिए। अच्छा, फिर कोई भी अभिक्रिया प्राथमिक कब होगी वो हम नहीं बता सकते, या तो क्वेश्चन वाला खुद के देगा कि माना कोई प्राथमिक अभिक्रिया ये है, माना ये कोई प्राथमिक अभिक्रिया है ना, क्वेश्चन वाला खुद देगा तो हमें पता चल जाएगा, अदरवाइज नहीं पता चलेगा, वो क्रिया विधि से पता चलता है। दूसरी बात, फिर उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया वेग कौन कौन से कारकों के ऊपर डिपेंड करता है। अभिक्रिया की दर बोलो बेटा, या अभिक्रिया का वेग बोलो, बात एक ही है। कौन कौन से कारकों के ऊपर डिपेंड करता है, वो पॉइंट समझा। फिर हमने पढ़ा वेग समीकरण, अभिक्रिया का वेग कैसे लिखा जाता है, अभिक्रिया की दर कैसे लिखी जाती है। तो फिर यहां पर मैंने आपको यह बताया था कि किसी भी अभिक्रिया की दर, अगर जैसे कि मान लो कोई एक ही क्रियाकारक है और ये उत्पाद बना रहा है, तो किसी भी अभिक्रिया की दर मतलब रेट किसके समानुपाती होगा? उस अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रियाकारक की सांद्रता के समानुपाती होगा, हाँ या ना। अगर एक से ज्यादा है तो भाई जैसे कि मान लो ए बी ऐसे क्रियाकारक है, ठीक है, तो यहां पे जो दर होगी बेटा वो क्या होगी? ए की सांद्रता गुणा बी की सांद्रता के समानुपाती आएगी, ओके। ए की सांद्रता गुणा बी की सांद्रता के समानुपाती आएगी। क्लास पूरा नहीं आया है बेटा, आ तो गई राधा,
टीचर स्लाइड डलवा दूंगा बेटा, बिल्कुल बिल्कुल बोलूंगा मैं राघवेंद्र, इस क्लास के बाद में बोल दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन में कोटि पूछे तो क्या करेंगे, भी करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। अरे भैया कल की क्लास तुम्हारे आ जाएगी, मैंने सुन लिया है, मैं बोल दूंगा। ठीक है, अभी तुम्हारे सामने फोन करूं? ओके, नहीं आई है तो बेटा आ जाएगी, आ जाएगी, टेंशन मत लो। ये चीजें आपने और टीचर को भी बोली होगी, मेरे को भी एक बार एक बच्चे ने भी, जैसे क्या नाम है उसका यार, कोटवाल करके एक लड़का है, सुमित कोटवाल, उसने मुझे इंस्टा पे भी मैसेज किया था, तो मैंने भी एक बार बोल दिया है, ऑलरेडी बोल दिया है। ठीक है, आ जाएगी आपके पास, आ जाएगी, टेंशन मत लो। ओके, हाँ जी। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप समझ नहीं चाहते हो, आ जाएगी बेटा, आ जाएगी। ठीक है, आपको भी मुझे पता है कि आपको टेंशन हो रही होगी, सर हम बाद में देखते हैं, हमें क्लास नहीं मिली। ओके, वो आ जाएगी, बैक एंड पे जो भी कोई इश्यू होगा वो सॉर्ट कर दिया जाएगा। हाँ जी, अब आगे थोड़ा सा चीजों को समझते हैं ना, थोड़ी सी देर में यहाँ पे आपका सब कुछ रिवाइज करवाता हूं। मैंने आपको पिछले लेक्चर में ये पढ़ाया था अभिक्रिया की दर, वो इंपॉर्टेंट है। अभिक्रिया की दर क्या होती है? किसी भी अभिक्रिया की अगर हम दर लिखना चाहते हैं, पहली बात तो वो प्राथमिक अभिक्रिया के लिए लिखा जाता है। क्यों? क्योंकि जटिल अभिक्रिया तो एक से ज्यादा पद में होती है, उसके लिए दर कैसे लिखेंगे? तो फिर मैं अभी उसमें आज कुछ पॉइंट बताऊंगा कि हम जटिल अभिक्रियाओं के लिए दर कैसे लिखेंगे और प्राथमिक अभिक्रिया के लिए दर कैसे लिखेंगे। ओके, क्लियर हो गया? तो अगर कोई अभिक्रिया है, माना कि ये कोई अभिक्रिया है, तो इस अभिक्रिया में अभिक्रिया की दर इस अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो क्रियाकारक है उसकी सांद्रता के समानुपाती होगा। डन है मामला? और अगर एक से ज्यादा भाग ले तो उनकी सांद्रताओं के गुणनफल के समानुपाती आ जाएगा। आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। ये बात मैंने आपको बताई। अब मान लो ये अभिक्रिया प्राथमिक है तो दर कैसे लिखेंगे, और ये अभिक्रिया जटिल हो तो दर कैसे लिखेंगे, वो आज मैं आपको और अच्छे समझा दूंगा। ठीक, फिर इतना मैंने आपको बताया। फिर हमने यहां पर जैसे कि कोई भी एक समीकरण ले ले, जैसे कि मान लो मैंने आपको कोई दर लिख दी, तो ये समानुपाती का चिन्ह हटता है बेटा, एक स्थिरांक आता है के। यह स्थिरांक क्या कहलाता है? वेग स्थिरांक कहलाता है। वेग स्थिरांक कहलाता है, ये मैंने आपको बताया। वेग स्थिरांक की परिभाषा क्या होती है? अगर क्रियाकारक की सांद्रता एकांक कर दी जाए तो अभिक्रिया का वेग ही वेग स्थिरांक कहलाएगा। इसका मात्रक कैसे निकाला था वो भी मैंने आपको बताया था। वेग स्थिरांक का मात्रक मैंने आपको बताया था कि मान लो सपोज करो इस अभिक्रिया की कोटि n है, हमें नहीं पता कितनी कोटि की, n कोटि मैंने मान ली, पढ़ाया था ना आपको। इस अभिक्रिया की कोटि n है, तो फिर हमने यहां पर वेग स्थिरांक का मात्रक निकाला था, इसको बटे में भेजा था। ये भी तो सांद्रता, ये मोल पर लीटर के पदों में, यहां पे भी मात्रक आता है इसका। तो यहां पर मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस n वेग स्थिरांक का मात्रक आया था, और फिर यहां पर गुणा में आया था समय इनवर्स। समय इनवर्स, समय इनवर्स। n कोटि है, 0 है, 0 रख दो। प्रथम कोटि है 1 रख दो, द्वितीय कोटि है 2 रख दो, 5/2 है 5/2 रख दो। जो कोटि है उस कोटि का आप वेग स्थिरांक का मात्रक निकाल सकते हो। यही अगर दाब के पदों में लिखा जाए, दाब, जैसे कि मान लो गैस से अभिक्रिया है, उसमें दाब के बारे में बार बार बोला जा रहा है, दाब के पदों में लिखो, दाब के पदों में लिखो, दाब के पदों में लिखो, दाब के पदों में। तो यहां पर दाब का मात्रक होता है एटीएम, एटीएम की पावर 1 माइनस n, और यहां पर समय इनवर्स, समय इनवर्स। यह घंटे में भी हो सकता है, मिनट में भी हो सकता है, सेकंड में भी हो सकता है। ओके, इतनी बात हमने देखी थी ना। ओके, फिर हमने अभिक्रिया की कोटि के बारे में देखा। जैसे कि मान लो कोई अभिक्रिया जटिल है, जटिल अभिक्रियाओं की कोटि डायरेक्ट नहीं याद की जा सकती। तो सपोज कीजिए, मान लीजिए यहां पर मैंने एक रेट लिखा के a की पावर x, b की पावर y। थोड़ा सा आप रिवाइज करेंगे तो यहां पर जो दर समीकरण है उसमें जो क्रियाकारकों की घातें हैं वही क्या होती है? अभिक्रियाओं की कोटि होती है। ये a के सापेक्ष है, ये b के सापेक्ष है। x और y के मान कहां से आते हैं? ये अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रियाकारकों के गुणांक भी हो सकते हैं, उनसे भिन्न भी हो सकते हैं, एक्सपेरिमेंटल होते हैं। ठीक है, इसमें कुछ बातें मेरे को बोलनी है, मैं आगे बोलूंगा। ओके, ये बात क्लियर हो गई। कोटियां इसने आपने समझ ली। आणविकता, अगला टॉपिक था आणविकता। आणविकता क्या होता है बेटा? आणविकता जटिल
अभिक्रियाओं की बताई नहीं जा सकती है, क्योंकि वो एक से ज्यादा स्टेप में होती है। केवल सरल अभिक्रियाओं की आणविकता बताई जा सकती है। आणविकता की परिभाषा क्या होती है? किसी प्राथमिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या, जो क्रियाकारक है, जो भाग ले रहे हैं, उनकी संख्या। और आणविकता वैसे एक्चुअल में होती क्या है कि एक तल में क्रियाकारक अणुओं के कितने परमाणु एक दूसरे के साथ कोलोइड कर पा रहे हैं, कितने आपस में वो टकरा पा रहे हैं, जो कि मैक्सिमम 3 हो सकते हैं। इसलिए आणविकता अधिकतम 3 हो सकती है। डन डना डन डन 3 हो सकती है। अब इतनी बात। फिर उसके बाद हमने थोड़ा सा आगे बढ़े, एक छद्म कोटि की अभिक्रिया आती है, छद्म प्रथम कोटि की, जो होती नहीं है प्रथम कोटि की, लेकिन दिखती प्रथम कोटि की है, क्योंकि एक क्रियाकारक आधिक्य में ले लिया जाता है। जो आधिक्य में ले लिया जाएगा उसकी सांद्रता में कोई परिवर्तन ही नहीं होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि H2O आधिक्य में लिया था तो उसकी सांद्रता तो फिक्स ही रहेगी, इसकी सांद्रता कांस्टेंट रहेगी। और हमें पता है K खुद एक स्थिरांक आता था, ये स्थिरांक, ये स्थिरमान, दोनों को हमने एक नया स्थिरमान मान लिया था K डैश। तो इसका होना या न होना, इसकी सांद्रता लिखने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो वो दिखती नहीं है, लेकिन वास्तव में वो छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है, जैसे एस्टर का जल अपघटन, ईशु शर्करा का अपघटन, वो हमने देखा। फिर उसके बाद मैंने आपको क्या पढ़ाया था? फिर उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था क्या? शून्य कोटि की अभिक्रिया। शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या होती है कि सर ऐसी अभिक्रिया, कोई अभिक्रिया है, थोड़ा सा आप इत्मीनान रखेंगे बेटा, ऐसी अभिक्रिया, कोई उत्पाद यहां पे बन रहा है जिसमें अभिक्रिया की दर क्रियाकारक की सांद्रता पर डिपेंड ही नहीं करती हो, क्योंकि घात 0 हो गई, हाँ या ना। तो दर क्या लिखी जाएगी इसकी? के a की पावर 0, हाँ या ना। अगर a की बात करें तो a क्रियाकारक है, तो क्रियाकारक तो घट रहा होगा, तो माइनस dA/dt बराबर क्या आ गया हमारे पास? के a की पावर 0 आ गया। a के घटने की दर के a की पावर 0, हाँ है ना। 0 क्या है? शून्य कोटि की अभिक्रिया, इसलिए 0 आया घात में। ये हमने देखा, पहला तो मामला ये देखा हमने, अवकलित समीकरण। फिर यहां पे हमने देखा था कि यार A से जब उत्पाद बन रहा था, प्रोडक्ट बन रहा था, T बराबर 0 पर इसकी सांद्रता थी A, यह 0, और जब T बराबर T सेकंड हुआ तो इसमें से इसकी कुछ मात्रा A में से X मात्रा निकल गई और X उत्पाद बन गया, हाँ या ना। अब ये चीज तो हमने, ये T बराबर 0 पे सांद्रता है, और T बराबर 0 जब हमने इसका समाकलित समीकरण प्राप्त किया था तो हम क्या करते थे बेटा? यहां पर dA दोनों तरफ समाकलन कर दिया, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, a की पावर 0 1 हो जाएगा, तो यहां पर k dt बच गया, k dt बच गया, इधर k dt बच गया, इस तरफ भी समाकलन कर दिया, k कांस्टेंट है, दोनों पक्षों का समाकलन कर दिया। dA का समाकलन क्या हो जाएगा? a, dt का समाकलन क्या हो जाएगा? t। जैसे dx का समाकलन क्या हो जाता है? x होता है ना, dx का समाकलन x। तो उसी तरीके से यहां पर a का समाकलन क्या हो जाएगा? dA का समाकलन हो जाएगा a, t समय पर, तो यहां पर at लिखा, तो ये t समय पे सांद्रता आई थी, माइनस का माइनस आ गया, ओके। और यहां पर t का समाकलन t हो गया, लेकिन ये अनिश्चित समाकलन है, इसमें तो लिमिट ही नहीं लगाई हमने कहां से कहां तक। तो फिर प्लस में यहां पर एक स्थिरांक आया था c, जो कि दोनों LHS और RHS साइड को बैलेंस करता है, ये हमने देखा। फिर हमने देखा था इस c का मान कैसे ज्ञात किया जाए। तो c का मान ज्ञात करें तो जरा देखो ध्यान से, t बराबर 0 पर, t बराबर 0 जब अभिक्रिया स्टार्ट ही नहीं हुई बेटा, तो AT का मान क्या हो जाएगा? A नोट T, ये प्रारंभिक सांद्रता। देखो यहां पर मैं आपको यह भी बता दूं, A नोट ये क्या है? T बराबर 0 पर सांद्रता है, जैसे हमने वहां पर A लिखा हुआ है। 0 मतलब
0 पर, प्रारंभिक सांद्रता, इसको क्या बोलते हैं? प्रारंभिक सांद्रता। और ये AT, ये क्या है? T समय पर सांद्रता। तो फिर हमने एक समीकरण इजाद किया था, यहां से इनको देख करके, और वो समीकरण क्या आया था हमारे पास? वो समीकरण रसगुल्लो हमारे पास आया था AT बराबर A0 माइनस KT। ये समीकरण हमारे पास आया था, इंपोर्टेंट है। अब इसमें आपको जानना चाहिए कौन सी चीज क्या क्या थी। ये क्या है? T समय पर सांद्रता, T समय पर सांद्रता पढ़ा था। ये क्या है आपके पास? T बराबर 0 पर सांद्रता, K है सही, टाइम है सही, जो कि अब देखो ये एक सरल रेखा समीकरण है। y बराबर C माइनस mx, ऐसा जिसकी ढाल ऋणात्मक है, तो ऐसा जिसकी ढाल ऋणात्मक है, ये y है, y अक्ष पर मेरे पास सांद्रता आ गई, ये T जिसकी ढाल ऋणात्मक है, हाँ या ना? तो यहां पर इस रेखा का जो स्लोप है, स्लोप मतलब ढाल, वो कितना है? माइनस K। ये आ गया था, ये हमने अगला पढ़ा था। और फिर मैंने आपको यहां से अगर मैं T बराबर निकालूं तो T बराबर आ जाएगा बेटा यहां पर T समय पे सांद्रता माइनस, अच्छा रुको, अगर इसको आप सोल्व करोगे तो KT बराबर यहां पे देखोगे आप 0 माइनस ये AT बटे में K, ये देखोगे। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, मैंने T को इधर भेज दिया, KT को इधर भेज दिया, इसको इधर भेज दिया, A0 माइनस AT हो गया, अपोन में K हो गया। इसको जब आप देखोगे तो हमने देखो ध्यान से प्रारंभिक सांद्रता क्या ली थी? प्रारंभिक सांद्रता हमने ली थी जब अभिक्रिया स्टार्ट ही नहीं हुई, A, फिर यहां पर A माइनस एक्स बटे T, तो यहां पे सोल्व किया था तो T बराबर x बटे K आया था, तो मैंने बताया था x बराबर KT। तो x क्या है? वही उत्पाद की मात्रा है जो क्रियाकारक से निकल रही है। पार्ले जी के पैकेट में 10 बिस्किट है, 5 आपने जितने भी खा, जैसे आपने 3 बिस्किट खा लिए तो उसमें 3 कम हो गए, वो आपके पेट में चले गए, ठीक है? तो इधर 3 घटे, उधर 3 बढ़ गए, वही था यहाँ x उत्पाद की मात्रा है, K वेग स्थिरांक है, T टाइम है। इतनी बातें समझ में आ गई थी रसगुल्लो, जो हमने पिछले लेक्चर के दौरान पढ़ी थी। और एक अर्धायु काल, वह समय जब आधा क्रियाकारक उत्पाद में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहां पर अगर x क्या है? उत्पाद में कन्वर्ट होने वाली, तो x का मान अगर यहां पे मैं t बराबर t हाफ कर दूं बेटा, अगर यह समय कैसा हो? अर्धायु काल हो, हाफ लाइफ हो, तो x की मात्रा कितनी हो जाएगी? प्रारंभिक सांद्रता का आधा। प्रारंभिक सांद्रता अगर हम बात करें यहां पर A0 है, तो ये A0/2 हो जाएगा बराबर KT हाफ। तो यहां पर T हाफ का एक फॉर्मूला आया था, T हाफ बराबर हमने देखा था A0 अपॉन 2K। तो यह फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए। सिंपल सी बात है। यह फॉर्मूला ये बता रहा है कि स्थिरांक है, पड़ा हुआ है, A0 प्रारंभिक सांद्रता थी, तो यह मेरी अर्धायु काल क्या प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती हुआ। तो फिर अगर इनके बीच में ग्राफ देखा जाए तो ऐसा आता था। ये चीजें मैंने आपको पिछले लेक्चर्स के दौरान पढ़ाई है, यह चीजें मैंने आपको पिछले लेक्चर्स के दौरान पढ़ाई है। क्या मेरी बात क्लियर हो गई? इतनी बात मैंने आपको बताई थी। अब पिछले लेक्चर से थोड़ा आगे बढ़ेंगे और फिर उसके बाद ना यहाँ पर ये बहुत सारे क्वेश्चंस है। मैं आज इस लेक्चर में आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाऊंगा, ठीक है? ताकि आप बढ़िया से इन सारे टॉपिक्स पर एकदम बढ़िया से प्रबल हो जाओ, एकदम स्ट्रांग हो जाओ। हाँ जी भाई, क्या इतनी बात समझ में आ गई? अभिक्रिया का वेग बोलो या अभिक्रिया का दर बोलो बेटा, बात एक ही है विशाल, एक ही बात है, दोनों एक ही बात है, दोनों एक ही बात है, ठीक? अब यहां पर कुछ पॉइंट्स हम देख लेते हैं। हाँ, हमने पिछली क्लास में शून्य कोटि की अभिक्रिया देखी थी, शून्य कोटि की अभिक्रिया देखी थी पिछली क्लास में हमने। अरे ये नोट थोड़ी ना करना है भाई, ये तो आपने पहले लिख रखा है,
ये नोट थोड़ी ना करना है, हरी पाटीदार सर जो पढ़ा रहे थे उसको नोट तो करने दो, ये थोड़ी नोट करना है, तो रिवीजन चल रहा था ना, अब पढ़ाऊंगा मैं तो। इज्जत, सर इज्जत क्या, ये थोड़ी नोट करना था, ये तो मैं समझा रहा था। आयशा जी आज सब कुछ समझ में आएगा, सब क्लियर होएगा। बहुत सारे बच्चे जिन्होंने पहली बार पढ़ा होगा, तो अब यहां पे जरा देखो, डायरेक्ट याद रख सकते हो फॉर्मूला। अब यहां पर थोड़ा सा, पिछली क्लास में हमने अवकलित समीकरण देख लिया, समाकलित समीकरण देख लिया, x बराबर KT देख लिया, t हाफ बराबर A0/2K देख लिया। अब देखेंगे शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक। हेडिंग डाल लो ताकि इसको कंप्लीट कर लें। शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए, पहले ये लिख लो फिर अब कुछ पॉइंट लिखेंगे। शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक, K का मात्रक, ये हेडिंग डालो। हाँ जी, मैं 3 दिन बाद देख रहा हूं, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ जी, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक K का मात्रक। चूंकि हम जानते हैं बेटा K का मात्रक क्या होता है, K का मात्रक क्या होता है, मोल प्रति लीटर की पावर 1 - n, और यहां पर आता है समय इनवर्स। हाँ या ना? अरे क्या ये आ जाएगा, यहां पर ये आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, तो शून्य कोटि के लिए, शून्य कोटि के लिए क्या हो जाएगा, शून्य कोटि के लिए n बराबर क्या रख दो, 0 रख दो। तो n बराबर 0 पर आपका K का मान पता चल जाएगा। अरे कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो n बराबर 0 यहां पे रख दो, आपके पास K का मान आ जाएगा, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। वेरी गुड बेटा, ठीक है। यहां पर तो K का मान क्या आ गया, K बराबर आ जाएगा मोल पर लीटर की पावर 1, ठीक है। और यहां पर यह आ जाएगा इनटू में समय इनवर्स। तो अगर आप यहां पर इसको ऐसे देखना चाहो, मोल लीटर ऊपर भेज दूं तो लीटर इनवर्स, और यहां पर आ जाएगा ये समय इनवर्स। अब समय आप सेकंड में लो, मिनट में लो, या घंटे में लो, किसी में भी लो, ठीक है। फर्स्ट स्लाइड ही चल रही है बेटा, ओके। हाँ जी, यहीं से स्टार्ट किया है। तो यहां पे आप समय किस में भी ले सकते हो, जैसे कि देखो ध्यान से, अगर आप मोल लीटर इनवर्स यहां पे सेकंड में ले रहे हो तो सेकंड इनवर्स आ जाएगा, या फिर मोल लीटर इनवर्स समय अगर मिनट में है तो मिनट इनवर्स आ जाएगा, या फिर घंटे में है तो घंटा इनवर्स आ जाएगा, मोल लीटर इनवर्स, और यहां पर आपका हार इनवर्स आ जाएगा। तो इन तीनों में से कोई भी मात्रक हो सकता है, इन तीनों में से कोई भी मात्रक हो सकता है। क्लियर है। n-1 क्या है, अरे भाई पिछली क्लास में बेटा आयशा जी आप लाइव क्लास में आए तो थे। अरे यार दो तरीके से क्यों, ये K का मात्रक तुम्हें मैंने लिखवाया था, सब पूरा लेक्चर क्यों नहीं डला, पूछता हूं भाई, पूछता हूं एक बार फिर तुम्हारे सामने से पूछता हूं। हाँ तब तक तुम भूमिका मैम की आवाज सुनो। हेलो हेलो, हाँ कुशाल जी।
भाई बोल दिया है 2 घंटे से ऊपर की क्लास को दोबारा से लिंक करना पड़ेगा, तो बची हुई भी आपको वो समझ में आ जाएगी। तो बेटा अब मुझे लगता है कि अब मुझे तुम्हारे कमेंट्स देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम ना एक्स्ट्रा बातें ज्यादा कर रहे हो। ठीक है, अगर मैं आपके लिए एक काम अच्छा करता हूं तो आप फिर और ज्यादा वो बिगड़ जाते हो। हाँ, अब यहां पे जरा देखो ध्यान से, शून्य कोटि अभिक्रियाओं के लिए, तो शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए देखो हमने के का मात्रक लिखा था पिछली क्लास में कि भाई मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस एन गुणा समय इनवर्स, जहां पर एन क्या था, कोटि था। तो शून्य कोटि के लिए एन बराबर 0 रख दो, तो आप इनमें से यहां पर n बराबर 0 रखोगे तो 1 माइनस 0 करो तो वापस 1 ही आएगा ना। तो यहाँ पे ये अलग अलग मान आएंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे, आएंगे। तो जरा देखो ध्यान से आगे बढ़े, इस पे कुछ क्वेश्चंस लगा लेते हैं, इस पर कुछ क्वेश्चंस लगा लेते हैं। ये हो गया। अब यहां पर एक क्वेश्चन लिखो, आप क्वेश्चन लिखिएगा, क्वेश्चन लिखिएगा, यदि अभिक्रिया की कोटि n बराबर 1 हो, n बराबर, ठीक है, रुक जाओ, यदि अभिक्रिया की कोटि, हाँ एक क्वेश्चन लिखते हैं, यदि अभिक्रिया की कोटियां निम्न हो तो इनके लिए वेग स्थिरांक का मात्रक बताएं, वेग स्थिरांक का मात्रक बताएं। ठीक है, पहला n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 5/2। ठीक है, कर सकते हो आप, बाकी तो कितने भी घात लगाते जाओ। हाँ जी, तो इनके लिए आपको वेग स्थिरांक के मात्रक बताने हैं, वेग स्थिरांक के मात्रक बताने। n बराबर 1 हो तो मात्रक क्या आएगा, n बराबर 2 हो तो मात्रक क्या आएगा, और टाइम को किस में ले लेना, सेकंड में ले लेना। ठीक है, यहां पर समय किस में लेना है, आपको सेकंड में ले लेना है, सेकंड में ले लेना है। ओके, समय किस में ले लेना है, सेकंड में ले लेना है, तो आप आराम से सारी चीजें बता पाओगे। तो यहां पर अगर हम बात करें इनके सोल्यूशन के बारे में, हल के बारे में, तो चूंकि हम जानते हैं ना भैया के बराबर होता है मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस एन, और यहां पर आता है समय इनवर्स। हमें टाइम किस में लेना है, सेकंड में लेना है, तो सेकंड इनवर्स आ जाएगा। अब n बराबर 1 के लिए, तो n बराबर 1 के लिए देख लो, n बराबर 1 रखोगे तो एक में से एक चला जाएगा 0, तो किसी की भी घात 0 हो तो कितना आ जाएगा, 1। तो यहां पर डायरेक्ट k का मान आ जाएगा समय इनवर्स, मतलब सेकंड इनवर्स। अगर k का मात्रक सेकंड इनवर्स है, मिनट इनवर्स है या घंटा इनवर्स है, तो इसका मतलब वो समझ जाना कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। क्लियर हो गया? ओके, हाँ जी। n बराबर 2 के लिए, n बराबर 2 के लिए k का मान, अब यहां पे n की जगह 2 रखोगे तो 1 माइनस 2 माइनस 1 बच जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा मोल पर लीटर की पावर -1। मतलब इसको पलट दो तो लीटर ऊपर आ जाएगा, मोल इनवर्स में चला जाएगा, और यहां पर सेकंड इनवर्स हमने ले रखा है, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा बेटा, ये -1 में, मतलब इसको पूरा पलट दो तो यहां पर आ जाएगा मोल इनवर्स में, लीटर आ जाएगा और सेकंड आ जाएगा इनवर्स में, ये इस तरीके से आ जाएगा। ओके, और एक और थर्ड, n बराबर 5/2 के लिए k का मान क्या आ जाएगा। तो अलग अलग कोटियों के लिए आप k के मान मात्रक निकाल सकते हो। हाँ जी, अब k का मान मैं यहां रखूं, 1 माइनस 5/2 करके देखो कितना आएगा, मोल
पर लीटर की पावर 1 माइनस 5/2 और यहां पर सेकंड इनवर्स है ही सही, है या नहीं है। तो बस अब यहां पे 1 माइनस 5/2 करो, कितना आएगा, वही मात्रक आएगा। देखो इसको आगे बढ़ा देते हैं। हाँ जी, ये क्लियर हो गया, ये मात्रक आ गया। अब इसको सोल्व करोगे तो यहां पे कितना आ जाएगा, 2 माइनस 5/2 आ जाएगा, -3/2 कर दो इसको। देख लो यहां पर, अरे चल जाए यार, यहां पर आपको ये पता है ना, 1 में से 5/2 जाएगा तो 2 एलसीएम आ जाएगा, 2 माइनस 5 बराबर -3/2। ठीक है, डायरेक्ट -3/2 लिख दो इसकी जगह। तो यहां पर के का मात्रक आ गया मोल पर लीटर की पावर -3/2। ठीक है, और यहां पर आ जाएगा सेकंड इनवर्स। तो वहां पे ऑप्शंस आएंगे, इनमें से एक चूज कर लेंगे, दिख जाएगा अपने को अच्छे से। ठीक है, तो के मात्रक आप ऐसे ज्ञात कर सकते हो। कोई भी आ जाए, आपको बस n की जगह मान रखना है। n बराबर 0 होता तो भी आ जाता, n बराबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, किसी भी हिसाब से आप देख सकते थे, अच्छे से ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, डन है मामला। तो क्या कोटियां लिखना आ गया, मैं क्या कोटियां कोटि दे रखी हो, मात्रक लिखना आ गया, हो गया, ये काम अपना कंप्लीट। तो शून्य कोटि अभिक्रियाओं तक की जितनी बातें मैंने बताई थी, क्या वो सारी बातें समझ में आ गई? शून्य कोटि अभिक्रियाओं तक जितनी बातें बताई थी वो सारी बातें समझ में आ गई, क्लियर हो गया। अब यहां पर मैं आपको कुछ नोट लिखवाता हूं। तो हमने शून्य कोटि अभिक्रिया के बारे में सब कुछ जान लिया। इसमें कौन कौन से फॉर्मूले आए, अवकलित समीकरण, समाकलित समीकरण, x बराबर kT और t हाफ वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए, ये क्लियर हो गया। अब कुछ नोट लिखो, नोट यहां पर नोट थोड़े कुछ पुराने टॉपिक के लिए, जैसे कि दर समीकरण। जब हम कोई दर समीकरण लिखते हैं बेटा, तो दर समीकरण में जो क्रिया कारकों की जो घातें होती है वो जटिल अभिक्रिया में कहां से मिलेगी और प्राथमिक अभिक्रिया में कहां से मिलेगी। ओके भाई, एक्सपेरिमेंटल तो हम ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन अभिक्रिया देके भी अगर मैं निकाल रख सकूं तो बढ़िया है मेरे पास। अगर अभिक्रिया दे दी जाए, अभिक्रिया देकर के मैं उसके लिए लिख सकूं तो मेरे लिए तो अच्छी बात रहेगी ना वो। तो यहां पे जरा देखो ध्यान से कुछ पॉइंट। पहला पॉइंट, किसी अभिक्रिया की, देखो लिखो किसी, फिर मैं यहां पे कुछ क्वेश्चन कराऊंगा। किसी अभिक्रिया की वेग समीकरण में अभिकारकों की घातें प्राथमिक अभिक्रिया के लिए, प्राथमिक अभिक्रिया के लिए जो घातें हैं, प्राथमिक अभिक्रिया के लिए अभिकारकों के रस समीकरण मिति गुणांक होती है। अभिकारकों के रस समीकरण मिति गुणांक होती है। उनके लिए तो डायरेक्ट अभिक्रिया के गुणांक देख लो, क्रियाकारकों के उनको लिख दो, घातों पे वो आ जाएगा काम। पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट, जटिल अभिक्रियाओं के लिए सबसे धीमे पद पर, ये लिखवाया नहीं था ना इसलिए लिख लो। जटिल अभिक्रियाओं में, क्योंकि क्वेश्चन आएंगे अभी आगे। जटिल अभिक्रियाओं में अभिक्रिया का वेग सबसे धीमे पद पर निर्भर करता है,
करता है। ओके, तो उसी के आधार पर अभिक्रिया का वेग लिखा जाएगा। तो उसी पद में भाग लेने वाले उसी पद में भाग लेने वाले अभिकारकों के आधार पर, लिख लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, उसी पद में भाग लेने वाले अभिकारकों के आधार पर, अभिकारकों के आधार पर हाँ जी, आधार पर अभिक्रिया का वेग लिखा जाएगा। अभिक्रिया का वेग लिखा जाएगा, वेग लिखा जाएगा। हाँ जी, तो यहां पर हमने क्या देखा कि यार अगर कोई अभिक्रिया सिंपल है तो उसमें तो डायरेक्ट ही उनको देख लो, और अगर जटिल है तो जो धीमा पद है उस धीमे पद में कौन भाग ले रहा है उसके आधार पर लिखेंगे। एक बार नोट कर लो, फिर यहां पे मैं कुछ क्वेश्चंस करवाता हूं ताकि ये वाली चीज भी क्लियर हो जाएगी, क्योंकि अब आगे हमें क्वेश्चन ही करने हैं। ठीक है, जैसे कि देखो आगे, ये तुम्हारे नीट 2023 में आया हुआ एकदम ताजा ताजा प्रश्न, बहुत ही सिंपल है, इसको बाद में करेंगे। पहले मैं कुछ क्वेश्चंस करवाना चाहता हूं तुम्हें। हाँ जी, ठीक है, ये दोनों पॉइंट हो गए। ओके, जैसे कि उदाहरण, कुछ सरल अभिक्रियाएं दे रखी है। सरल अभिक्रिया मतलब प्राथमिक अभिक्रिया, ठीक है। सरल अभिक्रियाओं के लिए दर समीकरण लिखो, जैसे कि निम्न सरल अभिक्रियाओं के लिए दर समीकरण लिखें, दर समीकरण लिखें, दर समीकरण लिखें। हाँ जी, निम्न सरल अभिक्रिया के लिए दर समीकरण लिखें, निम्न सरल अभिक्रिया के लिए दर समीकरण लिखें। जैसे कि मान लो बेटा कोई अभिक्रिया है, 3A से क्या बना रही है, उत्पाद बना रही है। अगर मैं बोल दूं कि ये सरल अभिक्रिया है तो फिर तो आपको कुछ नहीं करना, इसकी दर हम आराम से लिख देंगे। दर क्या होगी, K A की पावर N, N का काम करेगी यहां पर इसकी रस समीकरण मिति गुणांक 3। ठीक है, ओके। जैसे कि मान लो A + 2B बराबर में यहां लिखा हुआ है 2C, और मैंने बोला हुआ है कि ये सरल अभिक्रिया है, तो बेझिझक आप आराम से इनकी दर लिख सकते हो। K A और B यहां पे क्रिया कारक है, तो जो घातों में इनके गुणांक आ जाएंगे, इसका गुणांक 1, इसका गुणांक 2, तो इसका गुणांक 1, इसका गुणांक 2 आ जाएगा। हाँ या ना? तो इनके लिए तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, डायरेक्ट, बिना कोई टेंशन के। लेकिन अगर यही कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो, जटिल अभिक्रिया हो, तो फिर उनके लिए डायरेक्ट नहीं लिख सकते। निम्न सरल अभिक्रियाओं के लिए अभिक्रिया का दर हम डायरेक्ट लिख देंगे, कोई बिना कोई टेंशन के, बिना कोई झिझक के आराम से लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्या ये बात समझ में आ गई आपको? क्या ये बात समझ में आ गई आपको? क्लियर है? तो ये हो गया बेटा। अब यहां पर इस क्वेश्चन के जरिए हमने ये समझ लिया कि हम दर लिख सकते हैं। लेकिन अब जैसे कि देखो ध्यान से, ये सारे क्वेश्चन बाद में, पहले एक क्वेश्चन में करवाना चाहता हूं, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन। जैसे कि सपोज कीजिए आपको ये क्वेश्चन दे रखा है बेटा, एक अभिक्रिया 2A + B gives D + E के लिए निम्न क्रिया विधि दी जा रही है। मतलब ये अभिक्रिया डायरेक्ट नहीं हो रही है, एक मंद पद है, एक तीव्र पद है, 2 पदों में हो रही है। तो अगर कोई अभिक्रिया एक से ज्यादा पदों में हो, मतलब वो जटिल अभिक्रिया है, और जटिल अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया का वेग धीमे पद पर डिपेंड करता है, मंद पद पर डिपेंड करता है। तो फिर अभिक्रिया का वेग उस धीमे पद में भाग लेने वाले अभिकारकों के आधार पर लिखा जाएगा। हाँ या ना?
अब यहां पे देखो क्वेश्चन में ए और बी क्या थे, क्रियाकारक थे, वो इसमें डायरेक्ट दिख गए। मान लो अगर धीमा पद ये होता नीचे वाला, तो उसमें सी तो उस अभिक्रिया में कहीं दिखाई नहीं दे रहा, ये कहां से आया, तो इसको गायब कर दे। करेंगे अभी ऐसा क्वेश्चन, अच्छे से करेंगे। बोलो क्या यहां पर ये जो मैं बोल रहा हूं ये समझ में आया? जैसे कि कोई अभिक्रिया है, एक क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से करवा दूंगा, ठीक है। एक क्वेश्चन ये रहा, इसमें देखो ध्यान से, ये मंद पद है, ये तीव्र पद है, तीव्र पद है, तीव्र पद है, ठीक है, ओके। तो यहां पर बेटा हम देखेंगे तो यार अभिक्रिया की दर इस धीमे पद में भाग लेने वाले क्रियाकारक के समानुपाती होगी, अर्थात जो दर है के ए के सांद्रता गुणा बी की सांद्रता। तो इस धीमे पद में भाग लेने वाले क्रियाकारकों के गुणांक क्या है, इसमें गुणांक 1 है, इसमें भी गुणांक 1 है, तो इसकी भी घात 1, इसकी भी घात 1, डायरेक्ट हो गया ऑप्शन नंबर 2। लेकिन इसी क्वेश्चन को अगर हम दूसरी तरीके से कर दें, जैसे कि ये तो इसमें आपने क्लियर कर लिया, एक क्वेश्चन में आपको अपनी तरफ से लिखवा रहा हूं, एक क्वेश्चन में आपको अपनी तरफ से लिखवा रहा हूं, हाँ जी। क्वेश्चन लिखिएगा, एक क्वेश्चन लिखिएगा, माना एक अभिक्रिया यही ले लेते हैं 2a प्लस बी बराबर d प्लस ई है, जिसकी क्रिया विधि निम्न है, जिसकी क्रिया विधि निम्न है। बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, सुनना, हर एक बात को सुनना। इसकी दर आपने आराम से लिख दी, कोई दिक्कत नहीं है। माना एक अभिक्रिया 2a प्लस बी मिलकर के दे रहा है आपको सी डी प्लस ई, जिसकी क्रियाविधि निम्न है। अब क्रियाविधि क्या है उसको हम समझते हैं। क्रियाविधि a प्लस बी मिलकर के हमें दे रहे हैं c प्लस डी, c प्लस डी। अब मैं बोल देता हूं ये तीव्र है, ओके। अब ये c कहां से आया, अरे अभिक्रिया के दौरान बीच में बना होगा, कुछ भी हो सकता है, ये मध्यवर्ती हो सकता है, संक्रमण अवस्था हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और अगला पद a प्लस सी गिव्स e, ये हो गया बेटा आपके पास मंद पद। तो आपको इसकी दर बतानी है, कैसे करेंगे, कैसे करेंगे? तो हम दर लिख सकते हैं, चुटकियों में लिख सकते हैं। तो यार यहां पर अगर ये मंद पद है तो दर बराबर हो जाएगा कि ए की पावर ए की सांद्रता गुणा सी की सांद्रता। अब सी तो उस अभिक्रिया में कहीं नहीं, तो इस अभिक्रिया की दर लिखनी है, जो उसमें दिखाई दे उनसे प्रदर्शित करेंगे। यहां तो मैंने डायरेक्ट बता दिया कि ए और बी, क्योंकि ए और बी वहां पे क्रियाकारक था। किसी भी अभिक्रिया की दर अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों की सांद्रताओं के गुणनफल के समानुपाती होती है। तो अभिकारक ए और बी वहां है। यहां पे देखो अभिकारक ए तो है, लेकिन सी तो इसमें दिख ही नहीं रहा, इसको गायब करना पड़ेगा। और सी इस नीचे वाली अभिक्रिया में है, इस ऊपर वाली अभिक्रिया में है, तो हम इसको गायब करना, और आराम से इसको हम देख सकते हैं, आराम से इसको हम देख सकते हैं, अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। या फिर मान लो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। यहां से सी हटा दो, यहां से सी हटा दो, यहां से सी हटा दो, इस सी को हटा दो, क्योंकि ये नहीं दिखना चाहिए। दिख जाएगा तो फिर दोनों जगह आ जाएगा, फिर गड़बड़ हो जाएगा। इसको थोड़ा सिंपल कर देते हैं अपन। ए प्लस बी मिलकर के डी बना रहा है, और ए प्लस सी मिलकर के ई बना रहा है, और मुझे इस सी को हटाना है, ताकि मैं वहां पर ऊपर वाले क्रियाकारकों के रूप में इसको बिठा सकूं। तो अच्छा, मैंने यार मन मर्जी से ले लिया, ए प्लस बी ये आ जाएगा कि यार इस क्वेश्चन में बेटा मैंने डेटा ना गलत ले लिया, डेटा गलत ले लिया मैंने, उसी क्वेश्चन के बिहार पे इसमें डेटा ले लिया, थोड़ा सा मिस्टेक हो जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूं एक समीकरण में, ठीक है, ये मंद दे रखी है, ये तीव्र दे रखी है, ए प्लस बी से डी बन जाएगा, ठीक है। मेरे को सी गायब करना है ना, सी इसमें है, सी ई की सांद्रता, ई भी दिख जाएगा पर उसमें यार
और ई इसमें दिखना नहीं चाहिए, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन को बेटा 1 मिनट होल्ड कर लेना, क्योंकि यहां पर मैं सिर्फ क्रिया कारक में उत्पाद ये क्रिया कारक दिखाना चाहता हूं, दर में सिर्फ ए और बी दिखाना चाहता हूं। मैंने उस पिछले ही क्वेश्चन को उठा करके इसमें डाल दिया, जिससे कि हमारे पास यहां पर इसी को गायब करने में दिक्कत आएगी। अदरवाइज हम सी को गायब कर सकते थे, लेकिन ये ई आ जाएगा जो कि एक उत्पाद है, इसलिए मैं इसको होल्ड करना चाहूंगा। 1 मिनट इस क्वेश्चन को यहीं पे रोक लेना। डेटा में कुछ मिस्टेक हो गई। ओके, ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन देखो, ताकि मैं ये क्वेश्चन फिर आपसे करवा देता हूं। अब यहां पर इस क्वेश्चन में देखना, उसको अपन वहीं पे होल्ड रहने दो, ठीक है। ओके, अब जैसे कि देखो ध्यान से, ये एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि यहां पर ये जो ओजोन है, यहां पर जो ये ओजोन है O2 में कन्वर्ट हो रही है। तो निम्न अभिक्रिया 2 प्रकार से हो रही है कि O3 O2 से मिलकर के ऑक्सीजन में जा रही है और ऑक्सीजन प्लस ओजोन मिलकर के 2O2 बना रही है। 1 मिनट उस क्वेश्चन को वहीं पे होल्ड रखना, काटना मत बेटा, उस क्वेश्चन को काटना मत, वहीं रहने देना। उसमें अगर कुछ करेक्शन होगा तो मैं करवा दूंगा, ठीक है। ये हमने इस तरीके से लिखा। तो अगर मैं इस अभिक्रिया की दर बताऊं आपको, तो ये तीव्र पद है, ये मंद पद है। अभिक्रिया मंद पद के ऊपर डिपेंड करेगी। तो अगर मैं यहां पर इसकी दर लिखना चाहूं तो बेटा यहां पे दर धीमा पद होगा। धीमे पद में क्या आ गया, के, फिर ये ऑक्सीजन आ गया और ये O3 आ गया। अब जरा देखो ध्यान से, इस अभिक्रिया में कहीं पर भी ऑक्सीजन परमाणु नहीं है, तो मुझे इसको गायब करना पड़ेगा। इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, ये मेरे को गायब करना है। इसकी सांद्रता मुझे भी किसी भी हाल से निकालनी है। तो यहां पर अगर मैं देखूं इस वाली अभिक्रिया में ये है, ओके, अच्छा O2 भी इसमें भी, इस वाली अभिक्रिया में मेरे पास क्या है, ये है। तो अगर मैं इसको गायब करूंगा तो किस तरीके से कर सकता हूं, किस तरीके से मैं इसको हटा सकता हूं, ये मैं देखना चाहूंगा। एक पद इस अभिक्रिया के हिसाब से मैंने दर निकाल दिया, ये इसमें भी आ रहा है और ये इसमें भी इस्तेमाल हो रहा है। ऑक्सीजन इसमें भी है, इसमें भी है। इन दोनों की हेल्प से मेरे को इस ऑक्सीजन को हटाना है। इस अभिक्रिया के आधार पे मैंने ये लिख दिया। और जो ये अभिक्रिया हो रही है तीव्र अभिक्रिया, ये जो अभिक्रिया हो रही है तीव्र अभिक्रिया, ये साम्य पर आ रही है। तो आपने साम्य स्थिरांक पढ़ा होगा, उत्पाद की सांद्रता बटे क्रियाकारक की सांद्रता। मैं यहां पर इस ऑक्सीजन की सांद्रता रखना चाहता हूं। तो इस वाली अभिक्रिया में देखो, जिसमें साम्य स्थापित है, यहां पे आप देखोगे तो ये क्रियाकारक है, ये दोनों उत्पाद है। तो मुझे इसकी सांद्रता पता हो तो मैं इसको यहां पे रख करके हटा सकता हूं। पहली बात तो ये समीकरण मैंने लिखी। अब यहां पर तीव्र पद से, जिसमें साम्य स्थायी है, जिसमें साम्य ऑलरेडी स्थापित है, साम्य स्थिरांक का फॉर्मूला क्या होगा? साम्य स्थिरांक होता है उत्पाद की सांद्रता बटे क्रियाकारक की सांद्रता। साम्य स्थिरांक को कैसे से हम रिप्रेजेंट करते हैं, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है। उत्पाद की सांद्रता, उत्पाद O2 है और ऑक्सीजन है और O3 क्रियाकारक है। 1 मिनट बस आप इसको क्लियर कर लें। साम्य स्थिरांक क्या होता है? उत्पाद की सांद्रता बटे क्रियाकारक की सांद्रता। मैं चाहता हूं कि इस ऑक्सीजन को गायब कर दूं, तो मेरे को एक समीकरण ऐसी दी गई है कि जो ऑलरेडी साम्य में है। तो आपको समझ में आ गया उस वाले क्वेश्चन में क्या मिस्टेक हो गई? तो Kc बराबर यहां पर आ गया उत्पाद बटे क्रियाकारक। अब मेरे को इस ऑक्सीजन की सांद्रता का मान यहां पे रख देना है। तो मैं यहां से ऑक्सीजन की सांद्रता निकाल लूं, तो ऑक्सीजन की सांद्रता, इसको इससे गुणा कर दो, Kc को गुणा कर दिया ओजोन की सांद्रता से और भाग लगा दिया इसमें किसका? O2 की सांद्रता का। तो क्या मेरे पास ये O2 आ गई, ऑक्सीजन की सांद्रता आ गई बेटा। इसको यहां पे रख दो ताकि ये वाला पद गायब हो जाए।
ये आ गई मेरे पास समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 2 से इसका मान यहां रख दो। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया, कॉम्प्लेक्स इसलिए क्योंकि बहुत सौ को ये नहीं पता होगा साम्य स्थिरांक क्या होता है, उत्पाद बटे क्रियाकारक, और थोड़ा सा वहां पे शब्दों में हेरफेर हो गया था, आई नो, ठीक, ओके। तो यहां पर समीकरण 1 एवं 2 से अगर हम रखें तो यहां पे जो दर आ जाएगी बेटा कि इस ऑक्सीजन की सांद्रता की जगह क्या हम ये मान रख सकते हैं K गुणा KC, ये भी एक स्थिरांक, ये भी एक स्थिरांक, एक नया स्थिरांक मान लेंगे। फिर यहां पर क्या है, ओजोन की सांद्रता, ठीक है। फिर बटे में क्या है, O2 की सांद्रता, जो कि उस अभिक्रिया में ये 19 रिलेटेड है। और फिर यहां पर ये आ गया आपके पास O3। इसकी जगह हमने यह मान रख दिया कि ये ऑक्सीजन की सांद्रता और ये O3 की सांद्रता, ये भी ओजोन है, ये भी ओजोन है। तो दर क्या हो जाएगा, K, इसकी भी घात 1, इसकी भी घात 1, K गुणा KC, O3 का हो जाएगा स्क्वायर, और ये O2 जो नीचे है इसकी पावर 1 है, ऊपर जाते ही -1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा O2 की पावर -1। तो ये आ गई इस अभिक्रिया की दर, जिसमें सिर्फ हमें उस अभिक्रिया में दिखाई दे रहे यौगिक दिखाई दे रहे हैं। एक बार इसको ध्यान से देख लो, ये जो दर थी इस धीमे पद पे थी, लेकिन मैं क्या करूंगा कि इसमें जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन आया इसको रिप्लेस करूंगा। तो मेरे को एक समीकरण ऐसी दी गई है बेटा जो कि तीव्र पद में है, जिसमें साम्य स्थायित्व दे रखा है, साम्य स्थापित करके दे रखा है। तो उसके आधार पर मैं एक साम्य स्थिरांक निकाल लूंगा उस अभिक्रिया का, उत्पाद की सांद्रता बटे क्रियाकारक की सांद्रता। तो यहां पर साम्य स्थिरांक Kc, यहां पे ये ऑक्सीजन है सही, तो ऑक्सीजन की सांद्रता मैंने निकाल ली, तो इसको मैं उसमें पुट कर दूंगा, ठीक है। ताकि एक अभिक्रिया, जब भी ऐसे क्वेश्चंस होंगे ना, उसमें एक पद आपको ऐसा दिया जाएगा ताकि उसकी हेल्प से आप इस धीमे पद में जो एक्स्ट्रा मध्यवर्ती आ रहा है या एक्स्ट्रा पदार्थ आ रहा है उसको हटा सको। तो उसको हटाने के लिए हमें यहाँ पे ये एक तीव्र पद दिया गया था जो साम्यावस्था वाला था, उसके हिसाब से हमने यहाँ पर इसमें इसकी सांद्रता निकाल दी, इसमें पुट कर दिया और यहाँ पे इसका मान आ गया। अब ये भी एक स्थिरांक है, ये भी एक स्थिरांक है, इन दोनों का गुणनफल एक नया स्थिरांक मान लो, K डैश मान लो, कुछ भी मान लो, कुछ भी मान लो, K डैश मान लिया, O3 की सांद्रता का स्क्वायर, और यहां पर ये O2 की पावर -1। ये आ गई हमारे पास दर। हमने क्या माना K डैश एक नया स्थिरांक है जो K गुणा KC का बराबर है। तो हमारे पास सिंपल से यहां पर क्या आई, O2 ओजोन का स्क्वायर और O2 की पावर -1। क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन कर सकते हो एक दो बार ऐसे ही क्वेश्चन बार बार देख करके, आराम से हो जाएगा। देखो यहां पर सबसे पहले धीमे पद वाली दर लिख दी, फिर एक पद ऐसा दे रखा होगा जिसके आधार पर साम्य स्थिरांक लिखोगे, जो एक्स्ट्रा पद था उसको उसकी हेल्प से गायब करोगे, उसमें पट करोगे, आंसर आ जाएगा। धीमा पद देखा, एक पद ऐसा दे रखा होगा जिसकी हेल्प से उसमें जो एक्स्ट्रा पद होगा उसको गायब करोगे, पुट करोगे, आंसर आ जाएगा। ये बात थी, ठीक है, ओके। तो ये क्लियर हुआ। अब एक बार हम यहां पर आ गए, तो हमने सरल अभिक्रिया के बारे में भी दर लिख लिया, और अगर कोई जटिल अभिक्रिया है तो उसमें जो धीमा पद होगा उस धीमे पद में वही अभिकारक होने चाहिए जो अभिक्रिया में दे रखे हैं, तो दर डायरेक्ट लिख देंगे। उसके लिए एक क्वेश्चन किया, फिर दूसरा क्वेश्चन ऐसा किया बेटा जिसमें जो धीमा पद था उसमें वो क्रियाकारक नहीं थे जो स्टार्टिंग अभिक्रिया में थे, तो उनको गायब करने के लिए हमें साम्य स्थिरांक वाली एक अभिक्रिया दे रखी थी जिसमें साम्य स्थापित था, तो साम्य स्थिरांक का फंडा लगा करके वहां से उसको गायब किया, फिर वो बनाया। तो वेग दर समीकरण इस तरीके से आप लिख सकते हो। अब आते हैं यहां पर कुछ क्वेश्चंस जो कि हमें करने हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस है, बहुत ही आसान क्वेश्चंस है, अच्छे से आप इनको लगा सकते हो। पहला क्वेश्चन नीट 2023 में आया होगा, देखो ध्यान से इस क्वेश्चन को। वेग दे रखा है आपको K(A²B), जब B की सांद्रता को स्थिर रखते हुए A की प्रारंभिक सांद्रता 3 गुनी की जाती है तो प्रारंभिक वेग क्या होगा। B की सांद्रता कांस्टेंट है,
ए की सांद्रता 3 गुनी कर दी तो वेग क्या हो जाएगा, बता सकते हो? सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको वेग दे रखा है के ए स्क्वायर बी, तो अब यहां पर बी की सांद्रता में तो कोई छेड़छाड़ नहीं करी, ए की 3 गुना कर दी, तो यहां पर जब ए की सांद्रता कितनी हो जाए 3a हो जाए, तो वो हमसे पूछ रहा है भाई ए की सांद्रता आपने क्या कर दी 3a कर दी, तो यहां पर वेग रख दो आप के 3 का 3a का स्क्वायर करोगे, ये b जैसा का जैसा, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा 9 के a का स्क्वायर, और ये b पहले वेग इतना था अब उसका 9 टाइम्स हो गया, पहले वेग इतना था ये पुराना मान वही उसका 9 टाइम्स हो गया ना, तो 9 गुना हो जाएगी, 9 गुना बढ़ जाएगी। बोलो क्या पहले की तुलना में दर बढ़ जाएगी? इसको जैसे कि सपोज करो मान लो r मान लो और इसको मान लो r डैश, तो यहां पर ये r डैश का मान कितना आ गया, पहले का 9 टाइम्स आ गया ना, 9 गुना। इसको r मान लो, इसको r डैश मान लो, तो क्या आ जाएगा, पहले की तुलना में 9 गुना बढ़ जाएगा, 9 गुना बढ़ जाएगा। समझ में आया? तो 9 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। ये क्वेश्चन था, सिंपल सा क्वेश्चन था, अच्छे से कर सकते हो। अगला क्वेश्चन, अब इस वाले क्वेश्चन को ध्यान से देखें, अब इस वाले क्वेश्चन को ध्यान से देखो। एक गैसीय अभिक्रिया है दे रखी है आपको, एक गैसीय अभिक्रिया दे रखी है जिसकी दर दे रखी है, जिसका निरूपण इस प्रकार से किया गया है। यदि अभिक्रिया पात्र का आयतन अचानक से प्रारंभिक आयतन का 1/4 कर दिया जाए, पहले का 1/4 कर दिया, तो अभिक्रिया की दर वास्तविक दर के कितना गुना हो जाएगी? सोचो, जवाब दो। दर दे रखी है मेरे को, कोटि पूछ ली जाए तो इस अभिक्रिया की कोटि 2 है, क्योंकि इसकी घात भी 1 है, इसकी घात भी 1 है। अब आयतन में चेंज किया गया है, तो उससे क्या सांद्रता में चेंज होगा? क्या आप आयतन और सांद्रता में कोई रिश्ता जानते हो? यहां ए की सांद्रता आएगी, यहां बी की सांद्रता आएगी, इतना तो हमें पता है बेटा। अब इस क्वेश्चन को कैसे करें? उसने डायरेक्ट सांद्रता के बारे में बात नहीं कर रखी, आयतन के बारे में बात कर रखी है। अच्छा, तो यहां पे सांद्रता किस में रखते हैं हम? मोलरता के पदों में। तो मोलरता का सूत्र क्या होता है? अगर मैं बात करूं मोलरता का सूत्र क्या होता है? विलेय के मोल बटे विलयन का आयतन। तो कोई भी सांद्रता हो, चाहे नॉर्मलता हो, मोलरता हो, ठीक है, तो इनमें क्या होता है कि जो सांद्रता है और आयतन है एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। हाँ या ना? हमें यह पता है कि जो सांद्रता है, चूंकि हम जानते हैं कि जो सांद्रता है बेटा और आयतन है एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। अगर आयतन पहले का 1/4 कर दिया तो सांद्रता पहले के मुकाबले 4 गुना हो जाएगी। जैसे कि इसको आयतन को आधा कर दोगे ये डबल हो जाएगा, इसको 1/3 कर दोगे ये 3 गुना हो जाएगा, इसको 1/4 कर दोगे 4 गुना हो जाएगा, क्योंकि ये व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। और एक ही कंटेनर में तो ए की भी सांद्रता बढ़ेगी और बी की भी सांद्रता बढ़ेगी। जरा देखो, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। आयतन घटाओगे तो सांद्रता बढ़ेगी, ठीक है। यदि आयतन 1/4 कर दिया गया है तो सांद्रता 4 गुना हो जाएगी। तो यहां पे यदि आयतन 1/4 कर दिया जाए तो सांद्रता 4 गुना हो जाएगी, दोनों क्रियाकारकों की, क्योंकि 2 क्रियाकारक उसमें ए बी और बी बी, ठीक है, दोनों क्रियाकारकों की, दोनों क्रियाकारकों की। तो यहां पर अगर हम बात करें उसमें ये प्रारंभिक मान है तो आर डैश, तो आर डैश मेरे पास क्या हो जाएगा कि भाई के ए की सांद्रता भी कितनी हो जाएगी 4 गुना, तो 4a, और बी की सांद्रता भी कितनी हो जाएगी 4 गुना 4b। तो बेटा देखो ध्यान से, 4a गुना 4b, तो 4 को 4 से गुणा कर दो 16, कितना आ गया 16 के
ए की सांद्रता गुणा बी की सांद्रता, तो यह मान क्या है आपका आर है, तो यहां पर प्रारंभिक सांद्रता का 16 गुना हो जाएगा आपके पास अभिक्रिया का वेग। ठीक है, तो अभिक्रिया दर पहले के मुकाबले कितनी हो जाएगी, 16 टाइम्स हो जाएगी, 16 गुना हो जाएगी। ये क्वेश्चन समझ में आया, ये क्वेश्चन समझ में आया, ये वाला अभी आपके साल आया और ये आपके पिछले सालों में आया हुआ प्रश्न है। तो आप डायरेक्ट देख सकते हो, बस ये पता होना चाहिए सांद्रता और आयतन में क्या फर्क है, क्या संबंध है। आयतन 1/4 कर दिया तो सांद्रता 4 गुना हो जाएगी। ठीक, अगला यह क्वेश्चन देखो, अगला यह क्वेश्चन देखो। अब इस क्वेश्चन में आप एक नई चीज सीखोगे, इस क्वेश्चन में आप एक नई चीज सीखोगे, और वो नई चीज क्या है बेटा, वो नई चीज यहां पर यह है कि दाब के पदों में कैसे वेग समीकरण लिखी जाए। दाब के पदों में कैसे वेग समीकरण लिखी जाए, बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। दाब के पदों में अगर वेग समीकरण लिखा जाएगा तो कैसे लिखा जाएगा, यहां पे जरा देखिए ध्यान से। 2a + b उत्पाद दे रहे हैं, एक प्रारंभिक अभिक्रिया है ये। उपरोक्त क्रिया के लिए यदि दाब को प्रारंभिक दाब का 3 गुना कर दिया जाए तो अग्र अभिक्रिया का वेग पहले का वेग का कितना हो जाएगा, बोलो। यहां पर हमें एक अभिक्रिया दे रखी है जो कि एक प्रारंभिक अभिक्रिया है। प्रारंभिक का मतलब एलिमेंट्री रिएक्शन है, प्राथमिक अभिक्रिया है। क्वेश्चन वाले ने खुद ने बोला है कि यह एक प्रारंभिक अभिक्रिया है, मतलब यह एक प्राथमिक अभिक्रिया है। ओके, तो प्राथमिक अभिक्रिया की दर लिखना आसान है, बहुत आसान है। जहां पर हम अब यहां पे देखो ध्यान से, किसमें चेंज है, दाब में चेंज है, दाब। तो हम यहां पर सांद्रताओं के स्थान पर दाब इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि अगर हम बात करते थे तो दर कैसे लिखेंगे बेटा, यहां पर के a की पावर 2 b की पावर 1। क्यों, क्योंकि प्राथमिक अभिक्रिया है। यह सांद्रता के पदों में है, सांद्रता के पदों में। अगर यही दाब के पदों में पूछ लिया जाए तो मैं यहां पर a का भी दाब लूंगा, b का भी दाब लूंगा, बस इतना करना है और कुछ नहीं करना। यहां पर दाब के पदों में, दाब के पदों में मैं यहां पर क्या करूंगा कि a का प्रेशर घात में उसका रस समीकरण मिति गुणांक, b का प्रेशर बटा उसका रस समीकरण मिति गुणांक, ऐसे आप लिख सकते हो दाब के पदों में। देखो दोनों की दोनों गैसें हैं और एक ही पात्र में है बेटा, तो एक ही पात्र में तो दोनों पे दाब भी समान ही लगेगा। ठीक है, क्योंकि दोनों एक ही कंटेनर में ए और बी। तो अगर दाब को प्रारंभिक दाब का 3 गुना कर दिया जाए, यदि प्रेशर, यदि दाब 3 गुना कर दें तो क्या होगा, ए का भी प्रेशर 3 टाइम्स हो जाएगा, बी पर भी प्रेशर 3 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि दोनों एक ही तो कंटेनर में। अगर प्रेशर 3 टाइम्स लगाऊंगा तो वो ए के अणुओं पे भी लगेगा और बी के अणुओं पे भी लगेगा, हाँ या ना। तो प्रेशर 3 टाइम्स कर दो तो आर डैश क्या हो जाएगा, के 3pa² और 3pb हो जाएगा। क्लियर। तो आर डैश का मान अगर हम निकालें तो कैसे निकालेंगे बेटा, यहां पर देखो संख्याओं का स्क्वायर कर दो, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और ये पीबी पीए जैसा का जैसा हमने निकाल दिया। देखो ध्यान से, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और पीए को वैसा का वैसा रहने दिया, और ये 3 यहां पे बाहर निकाल दिया, और ये पीबी वैसा का वैसा ही रहा। संख्याओं का आपस में गुणा कर दो, 9 तिया 27, तो ये हो गया 27, और ये के पीए का स्क्वायर गुणा पीबी, तो यहां पर प्रारंभिक मान का कितना हो गया 27 गुना हो गया ना, क्योंकि ये है देखो यही तो है आर, तो आर डैश कितना आ गया वापस से 27 गुना आर आ गया। तो हम इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, दाब के पदों में भी हम क्या लिख सकते हैं,
दर को लिख सकते हैं। जैसे हमने सांद्रताओं के पदों में लिखा, बस सांद्रता की जगह दाब इस्तेमाल करना है, ए का आंशिक दाब, बी का आंशिक दाब, क्योंकि कुल दाब जो लग रहा है वो दोनों पे लग रहा है ना, ठीक है। तो यहां पर पीए और पीबी इस्तेमाल किया जाता है, प्रेशर ए पर प्रेशर, बी पर प्रेशर, क्लियर। तो यहां पर इसका आंसर आ जाएगा 27 टाइम्स प्रेशर बढ़ जाएगा। तो वेग इतना गुना हो जाएगा, मतलब वेग इतना गुना हो जाएगा पहले के मुकाबले। दाब बढ़ाने पर वेग बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? बढ़ता है, क्योंकि गैसीय अभिक्रिया है, गैसों पर दाब लगेगा, वेग बढ़ जाएगा, पढ़ाया था। अब इस वाले क्वेश्चन को देखो और बताओ, ए प्लस बी प्लस सी मिलकर के उत्पाद दे रहे हैं और इसके लिए दर ए क्या है? क्रियाकारक माइनस डीए बाई डी टी, ए के घटने की दर दी गई है के, ए की पावर 1/2, बी की पावर 1/3, सी की पावर 1/4। तो अभिक्रिया की कोटि क्या है बताओ? बहुत सिंपल सा प्रश्न है। अरे अरे हाँ जी बताओ, बहुत सिंपल सा प्रश्न है। हाँ जी क्लियर है? सोल्व करने के बाद भी 2 का पावर लगेगा बेटा, 2 का पावर तो लगे। देख ध्यान से, 3 का स्क्वायर करेगा कितना आएगा? 9। 3 का स्क्वायर कितना आएगा? 9 बाहर निकाल लिया ना, तो 9 गुणा 3 कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। अब यहां पे देख ध्यान से, घातों का योग कर लो, इसी टाइम में आया लगाया करो, ठीक है। तो जरा देखो ध्यान से, कोटि क्या होता है? घातों का योग। कोटि क्या होता है? घातों का योग। ए की घात 1/2, बी की घात 1/3, सी की घात 1/4। योग कर लो, एलसीएम कितना आएगा? 12। 2 का भाग लगाओ 6 में, 2 का भाग लगाओ 12 में 6 बार, 6 को 1 से गुणा करो 6। 3 का भाग लगाओ 12 में 4 बार, 1 से गुणा करो 4। 4 का भाग लगाओ 12 में 3 बार, तो ये हो जाएगा ना 13/12। ये आ गया कोटि। ओके क्लियर है? तो आप कोटि ज्ञात कर सकते हो। हाँ जी, अब यहां पे देखो बेटा, ध्यान से देखो, यहां पे देखो ध्यान से, ग्राफ से कोटि कैसे निकालते हैं? पहले हम सारे ग्राफ पढ़ेंगे, फिर बाद में करेंगे उस क्वेश्चन को। इस वाले क्वेश्चन को करो, यदि अभिक्रिया में 2 क्रियाकारक है, एक की अभिक्रिया की दर एक की सांद्रता के सीधे समानुपाती, दूसरे की सांद्रता के व्युत्क्रमानुपाती, अभिक्रिया की कोटि कितनी होगी? हाँ जी, इस क्वेश्चन के बारे में बताएं। अभिक्रिया की दर एक की सांद्रता के तो समानुपाती, जैसे कि मान लो ए और बी 2 क्रियाकारक है, ए और बी 2 क्रियाकारक है, दोनों मिलकर के प्रोडक्ट बना रहे हैं, बहुत ही सिंपल है। और एक के बी की सांद्रता के व्युत्क्रमानुपाती, मतलब उसकी पावर के -1 है। तो टोटल दर क्या हो जाएगी? तो कुल दर क्या हो जाएगी बेटा? एक की सांद्रता के तो समानुपाती, बी की सांद्रता के व्युत्क्रमानुपाती। n बराबर 1 - 1 बराबर 0। n का मान कितना आएगा? 0। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया, शून्य कोटि की अभिक्रिया, ठीक है, शून्य कोटि की अभिक्रिया। ठीक है, ओके, शून्य कोटि की अभिक्रिया। अब ये वाला देखो, ये वाला क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन को जरा देखो ध्यान से। अब इस क्वेश्चन को हमें करना है, तो घात हटा दो बेटा। कौन सी घात हटानी है? घात क्यों हटानी है? अब इस वाले क्वेश्चन में जो ए का प्रेशर है उसके ऊपर उसका रस समीकरणमिति गुणांक आएगा। क्यों? क्योंकि अभिक्रिया प्रारंभिक है। और बी के ऊपर उसका रस समीकरणमिति गुणांक आएगा, क्योंकि अभिक्रिया प्रारंभिक है। तो क्यों हटाऊंगा? अब जरा देखो ध्यान से, इस तरह का क्वेश्चन, अब इस तरह का क्वेश्चन, अब ये वाला क्वेश्चन देख लो। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, इसको फटाफट समझाता हूं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही आराम से होएगा, बहुत ही जल्दी क्वेश्चन होगा। देखो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, एक क्वेश्चन ये और एक क्वेश्चन ये आपके लिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस के जरिए हम अभिक्रियाओं की कोटि निकालते हैं। अभिक्रियाओं की कोटि निकालने का यह मेथड है जिसमें हम
प्रारंभिक सांद्रताएं दे रखी है सबकी, उनकी कोटियां निकालनी है। बहुत ही गजब का क्वेश्चन है, अच्छे से आप लगा पाओगे। क्वेश्चन को जरा समझो। एक अभिक्रिया दे रखी है 2a प्लस बी बराबर c प्लस डी के लिए दिए गए मानों के संगत दर नियम आपको बताना है कि यार ये वाला दर नियम लगेगा, ये वाला लगेगा, ये वाला लगेगा या ये वाला लगेगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल। ओके, तो पहली बात तो ए और बी क्रियाकारक है और यहां पर इनिशियल रेट मतलब इनकी दर, प्रारंभिक दरें ऐसे दे रखी है। 3 एक्सपेरिमेंट कर रखे, एक्सपेरिमेंट 1, एक्सपेरिमेंट 2, एक्सपेरिमेंट 3, एक्सपेरिमेंट 4 एक्सपेरिमेंट कर रखे। ए की सांद्रताएं इतनी ली, बी की सांद्रताएं इतनी ली, तो उनके लिए दर इतनी आई। तो हम एक बढ़िया सा संबंध जानते हैं, उससे इसको हल कर लेंगे। किसी भी अभिक्रिया के लिए दर समीकरण बनानी हो तो हमें इतना तो पता है कि यार दर अगर मैं निकालूं आर, वो क्या आएगा के ए की पावर एक्स बी की पावर वाई, यही लिखी जाएगी इसी प्रकार से। कोई भी अभिक्रिया के लिए दर ऐसे ही लिखेंगे, 2 ही क्रियाकारक है ए और बी। अब हमें नहीं पता ना वो अभिक्रिया सरल है या जटिल है, क्वेश्चन में नहीं बोला गया है, तो मैंने एक्स और वाई मान लिया। बस इन एक्स और वाई के मान निकालने हैं, यहां रखेंगे दर आ जाएगा। एक्स और वाई के मान रखने दर आ जाएगा। अब यह है समीकरण नंबर 1। अब जरा देखो ध्यान से, यहां पर एक्सपेरिमेंट 1 क्या बोल रहा है। पहला एक्सपेरिमेंट, जब ए की सांद्रता आप 0.1 लेते हो, बी की सांद्रता 0.1 लेते हो तो दर इतना आता है। रख दो, ए की जगह 0.1, बी की जगह 0.1, दर की जगह मान रख दो। तो जब ए की सांद्रता इतनी, बी की सांद्रता इतनी, तो दर इतनी, तो 7.5 गुणा 10 की घात -3 दर आती है। कब? जब मैं क्या करता हूं, ए की सांद्रता 0.1 लेता हूं उसकी पावर x और बी की सांद्रता भी 0.1 लेता हूं उसकी पावर y। समीकरण नंबर 2 पहला एक्सपेरिमेंट से बन गया पहला समीकरण। इसी तरीके से दूसरे एक्सपेरिमेंट से दूसरी समीकरण बनाओ। इसकी दर, इसकी सांद्रता इतनी लेते हैं, इसकी इतनी लेते हैं, तो दर इतना मिलता है। तो 9 × 10 की घात -2, ठीक है, 10 की पावर -2 हो जाएगा। ये किसके बराबर? k। ए की सांद्रता 0.3 इसकी पावर x और बी की सांद्रता 0.2 इसकी पावर y। ये समीकरण नंबर 2 बन गया बेटा। अब ऐसे ही एक्सपेरिमेंट 3 देख लो। ए की सांद्रता 0.3, बी की 0.4, तो इसका मान कितना है? 3.6 गुणा 10 की घात -1 के। ए की सांद्रता 0.3 लिया इसकी पावर x, बी की सांद्रता 0.4 ली इसकी पावर y। समीकरण नंबर 3। और एक लास्ट समीकरण एक्सपेरिमेंट 4। और 1-2 बार सीख जाओगे तो ऑटोमेटिक फिर आपके अंदर स्पीड आ जाएगी, नहीं करने की जरूरत है इतना लंबा, ठीक है। ओके, तो यहां पर 3.0 गुणा 10 की घात -2 बराबर ए की सांद्रता कितनी ली हमने? 0.4 ली और बी की सांद्रता 0.1 ली इसकी पावर x इसकी पावर y। समीकरण नंबर 4। तो देखो ध्यान से, 4 एक्सपेरिमेंट से 4 समीकरण लिख दी। इन 4 एक्सपेरिमेंट से 4 समीकरण लिख दी। यहां पर 3 एक्सपेरिमेंट है, ए की सांद्रता बी की सांद्रता दर, ए की सांद्रता बी की सांद्रता दर, ए की सांद्रता बी की सांद्रता दर। तो इनसे आपको x और y के मान निकालने। सेम ऐसे ही अब यहां पर क्या करना है आपको? x और y के मान कैसे निकालोगे? तो आप क्या करोगे? इन 4 समीकरणों को इस तरीके से एक दूसरे से भाग लगाओगे। यहां भाग लगाना है, एक दूसरे से इस प्रकार भाग लगाओगे कि एक पद हट जाए, जैसे कि x वाला हट जाए, इस तरीके से भाग लगाओ, या y वाला हट जाए, इस तरीके से भाग लगाओ। क्या बोल रहा हूं? इन 4 समीकरणों को एक दूसरे से इस प्रकार से भाग लगाओ। कोई भी 2 पकड़ लो, 2 का 3 में भाग लगाओ। अच्छा, ये 3, ये 4, ये 5। 2 का 3 में भाग लगाओ, 2 का 4 में भाग लगाओ, 2 का 5 में लगाओ, किसी से भी लगाओ, बस एक पद हट जाए ताकि मेरे पास एक पद बच जाए, उसको मैं ज्ञात कर सकूं। जरा देखो ध्यान से, x इसके अंदर 0.1 है, 0.1 और कहां दिख रहा है? x वाले पार्ट में 0.1। और अगर मैं देखूं 0.1 x वाले पद में कहीं भी नहीं दिख रहा है, लेकिन 0.3 दिख रहा है। 0.3 यहां पे भी, 0.3 यहां पे भी। ये 2 जगह
एक ही ऐसी सांद्रता है जो यहाँ पे भी है और वहां पे भी है। इन दोनों को अगर मैं भाग लगा दूंगा ना तो ये पद कट जाएगा, सिर्फ यहाँ पे y के पदों में मान आ जाएगा। और अगर मेरे को x का मान निकालना है, देखो 0.1 यहाँ रखा हुआ है, 0.1 यहाँ भी रखा हुआ है। अगर मैं 2 का भाग 5 में लगाऊंगा बेटा तो मेरे पास x के पद में मान आ जाएगा। तो देखो ध्यान से, मैं पहले समीकरण 2 का 5 में भाग लगाता हूं। समीकरण 2 बटे भाग चिन्ह समीकरण 5 से, समीकरण 2 भाग चिन्ह समीकरण 5 से। तो समीकरण 2 में कितना मान दे रखा है, 1 7.5 गुणा 10 की घात -3 बटे दाएं पक्ष का दाएं पक्ष में भाग दो, ओके, 3 गुणा 10 की घात -2 ये लिखा। बराबर में उधर क्या था, k 0.1 की पावर x 0.1 की पावर y बटे में k 0.4 की पावर x और 0.1 की पावर y। तो देखो ध्यान से, ये समीकरण 2 है, ये समीकरण 3 है। भाग लगा दिया, कैसे के कैंसिल, 0.1 की पावर y से 0.1 की पावर y कैंसिल हो गया, कट गया। अब इधर जो बचा उनको देख लो। क्या ये समझ में आ रही है चीजें? बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, अच्छे से कर सकते हो बच्चों आप। कोई इतना ज्यादा परेशान होने की जरूरत आपको पड़ेगी ही नहीं, यकीन मानो। अब यहाँ पे जो बचा हुआ है उसको देख लो, जो बचा हुआ है उसको देख लो। अच्छा, पहले इधर वाला पार्ट भी सोल्व कर लो अच्छे से। हाँ जी, दशमलव हटा दो, 1 0 यहां लगा दी, ठीक है, दशमलव हटा दिया, 1 0 यहां पर लगा दी। तो अब जो बचा हुआ है उसको देख लो। यहां पर है 75, ऊपर रह गया 75, 10 की घात -3, नीचे बच गया 3, और यहां पे 10 की घात 1 और ये 10 की घात -2, 10 की घात -1 बच जाएगा, ठीक है। इधर क्या बच गया, k से k कट गया, 0.1 ऊपर भी है और नीचे 0.4 है, इसकी पावर x है, ऊपर जो है वही नीचे है, तो ओवरऑल मिला के पावर लिखी जा सकती है। हाँ जी, अब यहां पे थोड़ा सा अगर अपन इसको फास्ट करें बेटा, थोड़ा सा अगर इसको फास्ट करें, थोड़ा सा अगर इसको फास्ट करें तो नीचे लेके आ जाऊं, 10 की घात -3 प्लस की हो जाएगी। तो डायरेक्ट यहां पे मैं एक स्टेप लिख रहा हूं, 75 गुणा 3 गुणा ये 10 की घात 3 प्लस का हो गया, कट गया, 10 की घात 2 बच गया, 10 की घात 2 का मतलब 100 रह गया, ठीक है क्या, ओके। और ये 1/4 हो गया, क्योंकि पॉइंट से पॉइंट छम हो गया बेटा, इसकी पावर x हो गया क्या। तो अब जो कट रहा है उनको काट दो अच्छे से, ठीक है। तो ये 3 से कट जाएगा, 75 25 बार, 25 चौक हो जाएंगे 100, 1/4 बचा, 1/4 इधर बचा और 1/4 इधर बचा। तो यहां पर अगर आधार समान हो तो घातें बराबर हो सकती है, 1 मान लू तो x बराबर कितना आ गया, x बराबर आ गया 1, x बराबर 1 आ गया। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन से, कैलकुलेशन भी आसान होती है, इनकी कैलकुलेशन में बिल्कुल परेशानी नहीं होती है। आपको बस 2 समीकरण चूज करनी, जिसमें कोई एक पद जो कॉमन आ रहा वो कट जाएगा, एक बचा हुआ आपका आंसर लेकर आएगा। तो यहां पर हमने भाग दिया, x का मान आ गया। अब इसी प्रकार अगर हम बात करें, इसी प्रकार अगर हम बात करें तो दूसरे समीकरण से भी मान निकाल सकते हैं। तो x का तो मान आ गया मेरे पास, अब अगर मेरे को y का मान निकालना है, मेरे को y निकालना है, तो देखो यहां पे भी जो x के अंदर मान है वही यहां पर है, तो 3 का 4 में भाग लगा दो, कट जाएगा। समीकरण 3 भाग चिन्ह 4, समीकरण 3 भाग चिन्ह समीकरण नंबर 4। और आप अगर फास्ट करना चाहो फास्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो समीकरण, अरे क्या लिख दिया, समीकरण 3, हाँ समीकरण 3 4, 9 × 10 की घात -2, 9 × 10 की घात -2 का भाग लगा दिया मैंने किसमें, 3.6 गुणा 10 की घात -1 में, 3.6 गुणा 10 की घात -1 में, बराबर के यहां पर कितना था, 0.3 की पावर x, नीचे भी क्या था k, 0.3 की पावर x, ऊपर y कितना था,
0.2 था, यहाँ 0.4 है, तो यहाँ पे 0.2 की पावर y है बेटा, यहाँ पर 0.4 की पावर y है। ओके, तो अब जो कट रहा है काट दो, कैसे k कट जाएगा, 0.3 से 0.3 कट जाएगा। ओके, और ये 10 देखो 0.2 0.4, इसकी भी घात y, इसकी भी घात y, दोनों को एक साथ लिखा जा सकता है। इधर जो कट रहा है उसको काट सकते हो आप, इधर जो कट रहा है उसको आप काट सकते हो। 10 की घात -1 ऊपर 10 की घात -2, ऊपर 10 की घात -1 बच जाएगा, उसको नीचे लेके आ जाओ 10 हो जाएगा, 10 को 3.6 से गुणा कर दो 36 हो जाएगा, तो 9/36 बच गया। बराबर में इधर ये 0.2 और 0.4 एक साथ की घात y लगा दिया, शून्य से दशमलव कट जाएगा, 2 से कट गया 2 बार, और ये कट गया 4 बार, तो इधर क्या बच गया बेटा, 1/4 बच गया, और यहां पर 1/2 बच गया, 1/4 उधर बच गया, 1/2 की पावर y। अब दोनों पदों को 1/2 में कन्वर्ट कर लो यार, 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का, तो यहां पे मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूं, 1/2 का स्क्वायर बराबर 1/2 की पावर y। तो आधार समान है, घातें बराबर हो जाएगी, तो y बराबर कितना मान आ गया बेटा, 2 आ गया, तो x का मान 1, y का मान 2 आया। क्वेश्चन इतना बड़ा नहीं है, मैं फिर बोल रहा हूं क्वेश्चन इतना बड़ा नहीं है, वो आप अभी पहली बार मैंने ये क्वेश्चन करवाया है इसलिए मैंने पूरा डेप्थ में समझाया है, अदरवाइज ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होता है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, कोई बच्चे नए हो, दर ऐसे लिखोगे, कोई भी अभिक्रिया दी जाए दर ऐसे लिखना, जो एक्सपेरिमेंट दिए जा रहे हैं उन एक्सपेरिमेंट के हिसाब से समीकरण बना लो, उनमें से ऐसी समीकरण ढूंढो जैसे कि देखो ध्यान से, यहाँ x का 0.1 और कहीं पे भी नहीं है, तो इसका कटने का कहीं चांस ही नहीं है, 0.3 यहाँ है, 0.3 यहाँ है, अगर मैं 3 का 4 में भाग लगाऊंगा तो ये वाला पद कट जाएगा, y का मान निकल जाएगा, और अगर मुझे को x का मान निकालना है, 0.1 y में यहाँ है, यहाँ पे भी है, तो 2 का 5 में भाग लगा दो ताकि ये वाला पद कट जाए, x का मान निकल जाए, तो x का मान निकाला, y का मान निकाला, तो x का मान 1 आया, y का मान 2 आया, x का मान 1, x का मान 1, y का मान 2, इसका आंसर आ गया ये। क्लियर है? तो ये अब 7 मिनट और हम पढ़ेंगे, फिर बाकी अगली क्लास में करेंगे, हो जाएगा। ऐसे कर सकते हो आप। ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है बेटा। जिन्होंने पढ़ा होता है ना उनको तो समझाना बहुत आसान होता है, लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ा होता उनको समझाना में मुश्किल आती है। बात ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। ए और बी के सापेक्ष कोटि ज्ञात करनी है, वही समीकरण मान लेना, दर मान लेना, ए की पावर एक्स, बी की पावर वाई। तो एक्स का मान कितना है, वाई का मान कितना है, वही पूछा है तुमसे इसमें। ये वाला क्वेश्चन ये भी आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। ये वाला कर ही लिया, ये वाला क्वेश्चन मैंने कर ही लिया, इस वाले को आप कैंसिल कर देना, ठीक है, क्योंकि इसमें जो मैं डेटा लेना चाह रहा था वैसा नहीं ले पाया। ओके, अब ये वाला क्वेश्चन लगाओ। हाँ जी बेटा, ओके, हाँ 5:45 पे क्लास होगी बेटा। बस कुछ क्वेश्चन ही करवाने मेरे को। 1 2 3 4 5 6 7 8 क्वेश्चन है। हाँ जी, 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं, बाकी ये वाला क्वेश्चन लगाओ। एक बार ये क्वेश्चन कर लो, 3:30 बजे तक पढ़ेंगे, बाकी अगली क्लास में कर लेंगे। 3:30 बजे तक करेंगे, बाकी अगली क्लास में करेंगे। 3:30 बजे तक करेंगे, बाकी अगली क्लास में कर लेंगे, ठीक है। हाँ, इस क्वेश्चन में देखो, RCl की अभिक्रिया NaOH के साथ करवाई गई है, एल्कोहल बनाया और NaCl बनाया। दर दे रखी है इस प्रकार से, दर क्या दे रखी है, दर दे रखी है K1 गुणा RCl। तो आपको बताना है यहां पर, तो आपको बताना है यहां पर
कि अगर NaOH की सांद्रता में दुगनी करूं तो क्या दर दुगनी हो जाएगी क्या। दूसरा, RCl की सांद्रता आधी कर दूं तो दर आधी हो जाएगी क्या। ताप बढ़ाने पर दर बढ़ती है, ये तो वैसे ही गलत हो गया। ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है क्या, पड़ता है, ये भी गलत हो गया। अब मुझे बताओ 1 और 2 में से कौन सा करेक्ट है। हाँ जी, इसका PDF स्लाइड कब आएगा। देखो ध्यान से बेटा, दर इस पद के ऊपर डिपेंड कर रही है, RCl के ऊपर डिपेंड कर रही है। NaOH से हमको मतलब ही नहीं है भैया। NaOH की सांद्रता बढ़ाने घटाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो उस दर समीकरण में आया ही नहीं। अगर मैं RCl की सांद्रता बढ़ाऊंगा दर बढ़ेगी, घटाऊंगा तो घटेगी, ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रही, तो ये भी गलत है। तो सिर्फ इसका करेक्ट है ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। अगला, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया की सांद्रता और समय का आरेख प्रदर्शित करता है। शून्य कोटि की अभिक्रिया, हाँ जी बेटा, फिजिक्स की क्लास भी। वंदना बेटा ये लास्ट क्वेश्चन बता दो आप, फिर चले जाना। हाँ जी, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया की सांद्रता और समय t के बीच में आरेख आपको बताता है। हमने एक समीकरण पढ़ी थी, AT बराबर A0 माइनस KT, हाँ या ना। बस 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 खत्म। ओके, बस बेटा ये लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। ओके, तो यहां पे जरा देखो ध्यान से, हमें पता है ये AT है, ये A की सांद्रता और ये टाइम के साथ साथ सांद्रता घटती जाती है। ओके सर 9.0 क्यों नहीं लिखे 0.3 का, कहां पर बेटा। 27 गुना वाला क्वेश्चन भी बताऊंगा। ये वाला जरा देखो ध्यान से, ये y अक्ष पर काटा गया अंतखंड A0। तो देखो ध्यान से, पहली बात तो इसकी जो प्रवणता होगी, प्रवणता कितनी होगी बेटा, -k, ऋणात्मक रहेगी। बस कर, अरे करवा आंसर तो बता देने दो मेरे को, ठीक है। तो यहां पे देखो ध्यान से, ऋणात्मक प्रवणता और अशून्य अंतखंड के साथ एक रेखी आ जाएगी। देखो ध्यान से, प्रवणता कैसे रहेगी, ऋणात्मक रहेगी, तो ये कट गया। और शून्य अंतखंड, नाना अंतखंड तो कुछ तो बन रहा है भैया, जीरो थोड़ी नहीं है, ये जीरो नहीं है, ये एक अशून्य अंतखंड है और एक रेखा आ जाएगी, एक सरल रेखा आ जाएगी। तो यहां पर अशून्य अंतखंड के साथ रेखी आ जाएगा। ओके, बाकी अब अपन बाद में कर लेंगे। ओके, अब खत्म। अभी डाल दूंगा भाई, अभी डाल दूंगा, मेरी तरफ से भी डल जाती है बेटा, लेकिन बैक एंड वाले फिर नहीं दे पाते ना टाइम पर। हो गया। कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हो आप। इस वाले क्वेश्चन में 0.9 कहां है बेटा। सारे क्वेश्चंस मैंने बता दिए, जो बचे हुए बाद में करेंगे, ठीक है। हाँ जी, ओके, जो बता दिए बेटा एक बार वापस से दोबारा से देखना, अच्छे से कर लोगे गुनगुन बेटा, कोई बात नहीं। कुछ बच्चों को फिर दिक्कत होगी ज्यादा लंबी क्लास लेने में, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी अपन चीजें अगली क्लास में कर लेंगे, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस, इस वाले क्वेश्चन को आप घर पे ट्राई करना, अधूरा है, पूरा मैं कर दूंगा। इस वाले को ट्राई करना टाइम मिल जाए तो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू बेटा, जय हिंद।